मी थोड़ा हम लोग का जो डेफिनेशन वाला कल पार्ट छोटा हो तो उसको करेंगे आज का टॉपिक और सेशंस में। साथ ही साथ एसएमपी के बारे जैसे बोले बच्चे कि सर एसएमपी के बारे में क्या होता है, तो उस पे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे और साथ में नोटिस के ऊपर थोड़ा सा नोटिस या कुछ भी जो भी पढ़ाना शॉर्ट टॉपिक का पार्ट बोले उसको करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट खोल लेते हैं जो कि आपका है। अच्छा, तुम लोगों का कोई डिमांड है जैसे मैसेज करके बताओ तो कि ये पढ़ा। हाँ बोलो तो क्या डिमांड है, कौन सा डिमांड है? कुंदन का बात है सर ट्रांसपोर्टेशन, और किसका क्या डिमांड है बताओ? लाइट रेट रिलेटेड। तो तुम लोग डेफिनेशन क्या खुद से पढ़ लेगा? आज अगर नहीं पढ़ेंगे डेफिनेशन तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। चलो अगर बताओ क्या डेफिनेशन खुद से पढ़ लेगा? ऐसा कितने बच्चे जो जिसका जवाब है ना कि सर नहीं पढ़ पाएंगे? ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। और जब इतना मेहनत किए तो 15 मिनट और लगेगा मुझे खत्म करने, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, है ना? 15 मिनट लगे। अब इतना दिन तक जैसे मेहनत किया हम लोग, तो 15 मिनट और मेहनत कर लेना दोनों भाई। इतना हो गया, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, 15 मिनट ज्यादा लगेगा नहीं, तो लेट गिव मी द 15 मिनट्स टू कंप्लीट द डेफिनेशंस। कुछ है नहीं इसमें, 15 मिनट मुझे टाइम दो, ऑलमोस्ट सब हो चुका है। ठीक है, 15 मिनट्स में खत्म कर लेता हूं, 8 बजे तक खत्म। अच्छा, आज तो एमसीक्यू डिस्कशन किए ही नहीं। अच्छा ठीक है, एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे हम लोग, एमसीक्यू पे ही आएंगे। पहले इसको हम लोग 15 मिनट में खत्म कर लेते, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो पहले 15 मिनट इसको पढ़ लेते। ठीक है, तो पहला क्या है, इंट्रिंसिकली सिर्फ हम लोग कर चुके थे। इनसेट क्या होता है ये भी पढ़ चुके थे, मैसनरीज के बारे पढ़ चुका था। मैनेजर क्या होता है? मैनेजर अंडर 27 एक्ट होता है, 27 रेगुलेशन के अंतर्गत, और एक्ट 17 के अनुसार अपॉइंटमेंट होता है। मैन्युफैक्चर के बारे में जाने थे हम लोग। मैन्युफैक्चर मींस इंडिविजुअल होता है। देखो जेडएम डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर मींस इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी हो सकता है, और इंस्टीट्यूशन हु मैन्युफैक्चर द मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेस, सब्सटेंस यूज्ड फॉर कोल माइंस। ऐसा कोई व्यक्ति जो माइंस में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इक्विपमेंट या सब्सटेंस को बना रहा है, वो सब मैन्युफैक्चर में काउंटिंग है। मैन्युफैक्चर बोले सब डेफिनेशन आप लोग के लाएगा नहीं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, स्पीड में बोल के स्किप कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट उसमें रुक जाऊंगा। मिनरल मतलब क्या होता है? मिनरल मतलब होता है इट इंक्लूड्स कोल, स्टोन, डेब्रिस और अदर मेटल। मिनरल मतलब सब होता है, कोल होता है, स्टोन होता है, डेब्रिस होता है, एनी अदर मटेरियल मिनरल में काउंट है। माइंस का मतलब क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 4 अंडर दिस रेगुलेशन मींस ऑल द एक्सकेवेशन विद इन द माइन बाउंड and all the premises, plant, machinery and work as specified in clause J of section 1 of section 2 of Mines Act, and the same shall be collectively constitute a mine। देखो याद रखना, माइंस और माइंस से रिलेटेड जितना भी उसका बाउंड्री के अंदर आता है ना, सब माइंस का ही पार्ट। अगर तुम इसका सेक्शन, अगर माइंस एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ो ना, तो माइंस का डेफिनेशन अगर तुम देखोगे ना, तो माइंस मतलब तो छोटा मोटा बात नहीं है। माइंस का मतलब बहुत बड़ा पार्ट होता है। वो इस पार्ट में अगर तुम लेते हो ना, तो तुमको समझ में एग्जैक्टली माइंस का मतलब क्या। ठीक है, माइंस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहूंगा माइंस के बारे में। ठीक है, माइंस मींस क्या बोला है? ऑल बोरिंग, बोरहोल्स, ऑल वेल्स। ठीक है, ये सारे चीज, ऑल शाफ्ट एडजेसेंट, ठीक है, शाफ्ट इन एडजेसेंट टू द बिलोंग्स टू द माइन, ऑल लेवल एंड इंक्लाइन प्लेन्स, ऑल ओपन कास्ट वर्किंग, ऑल कन्वेयर एंड एरियल रोपवे। जैसे मान लो कहीं पे एरियल रोपवे देखे हो, पहले पहले के टाइम में कुछ जगह पे आपको देखने को मिलता होगा, जहां पर इस तरह से, ठीक है, सैंड को कैरी करने के लिए एरियल रोपवे लगा हुआ है। ऐसा देखिए होगा ना बहुत जगह, फिल्म वगैरह में ऐसा दिखाता है, ऐसा करके, ऐसा देखिए होगा ना, ऐसा करके लगा रहता है उसमें, उसके एरियल रोपवे बोलते हैं। उसमें सैंड भरा हुआ रहता है, ऐसा करके क्या करता है, जैसा ये तार के ऊपर चलता है। ये सारा all protective work being carried out or in adjacent to the mines, ठीक है, ये वाला all working and store जो भी आपका माइंस प्रीमिसेस के अंदर वो सारा आएगा। पावर स्टेशन, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, ठीक है, ये सारा चीज, ठीक है, ठीक है, ये सारा का सारा चीज माइंस के अंदर आता है। तुम ऐसा कोई भी चीज जो नहीं आएगा, तो सेक्शन तुम एक बार जरूर सेक्शन तुम्हारा 2 का जे नंबर पॉइंट जो माइंस का डेफिनेशन, उसको जरूर एक बार पढ़ना, उसमें माइंस के बारे में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑफिशियल। माइंस के बाद क्या है? मिसफायर। मिसफायर मतलब देखो, मिसफायर का डेफिनेशन अक्सर पूछा जाएगा, जो भी एमएस, डीजीएमएस या फिर कोल इंडिया एग्जाम देने जा रहे हैं। मिसफायर मतलब क्या होता है? मिसफायर मींस द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव। देखो क्या लिखा हुआ है, but means the failure to explode of an entire charge of explosive in a short hole or blast hole। तो अगर कोई एक्सप्लोसिव, कोई भी ठीक है, तुम्हारा जब कोई एक्सप्लोसिव के सहारे जब तुम ब्लास्ट करते हो तो फेल हो जाता है, चार्ज ब्लास्ट नहीं होता है, एंटायर चार्ज कंप्लीटली ब्लास्टिंग नहीं होता, तो उसको मिस फायर के रूप में हम लोग काउंट करेंगे।
मिस्ड फायर ग्रुप में पकड़ेंगे, ठीक है। इंटायर मतलब कंप्लीट चार्ज को, पूरी के पूरा चार्ज एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट नहीं हो पाता है, तो उसको मिस्ड फायर पकड़ेंगे। मंथली मतलब मीन्स द कैलेंडर मंथ। मंथली मतलब कभी बोले थे 1 तारीख से लेके जो लास्ट डे है, कब 31 का हो, फरवरी होने से 28 होगा और ऐसे 30 होगा, तो 30, 31, 28 जो भी हो, तो सारा का सारा मंथ में काउंट आएगा, सभी को हम लोग मंथ बोलेंगे, 1 से लेकर लास्ट डे हो। नेक्स्ट क्या बोला, ऑफिशियल मीन ए पर्सन अपॉइंटेड इन रिटन बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। पहली बात देखो, ये क्या बोला, ऑफिशियल किसके द्वारा अपॉइंट होगा, ओनर, एजेंट, मैनेजर द्वारा, टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन माइन और पार्ट। देखो सबसे बड़ा बात यही है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना सरदार ओवरमैन, हम नहीं काम करें, डंडा लेके घूमेंगे, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बात तो देखो उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन माइन और पार्ट, वो सुपरविजन करना है, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन, परफॉर्म ड्यूटी नहीं बोल रहा है, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन का ड्यूटी करे। जैसे बोलता है ना कि कहाँ लिखा हुआ है, आप जैसे सरदार को बोला जाइए ये ले आइए, अब तुम सरदार होकर बोल सकते कि सर हम नहीं लाएंगे, मेरा वर्कर जाएगा, मेरा आदमी जाएगा, तुमको बाध्य नहीं कर सकता कि तुमको लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साफ साफ क्या लिखा हुआ है, देखो क्या है, टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन माइन और पार्ट, बस यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑन देयर ऑफ, ठीक है। एंड includes an assistant manager, a ventilation officer, a safety officer, a sampling in charge, a dusting in charge, an overman, a sardar, an engineer and a surveyor। ये सभी का सभी तुम्हारा किसमें आएगा, सभी का सभी तुम्हारा ऑफिशियल में आएगा। मैनेजर फिर तुम्हारा क्या, वो क्या किसमें आएगा, फिर मैनेजर का क्या बोला नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट होकर तुम्हारा कहां तक है, सर्वेयर तक, सभी का नाम है, मैनेजर का नाम नहीं है। तो मैनेजर क्या होता है, सुपीरियर होते हैं, है ना, सुपीरियर बॉस होते हैं, ठीक है ना, उसमें आएगा। नेक्स्ट फिर क्या, ऑन सेटर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट द रेजिंग और लोअरिंग द पर्सन टू, तो कल ही पढ़े थे हम लोग, जो नीचे से रखे, ठीक है, आदमी को लोअर वापिस करने का काम करता है, ऊपर नीचे लाने का काम करता है, लोअरिंग और रेजिंग के लिए काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ओवरमैन मीन्स क्या बोला है, ओवरमैन में पर्सन, ठीक है, ए मैनेजर्स, ओवरमैन सर्टिफिकेट अपॉइंटेड बाय द मैनेजर इन राइटिंग अंडर द डेजिग्नेशंस, ठीक है, what's over to perform the duties or supervision or control in a mine or part there and is as such superior to the सरदार। जो सरदार से ऊपर पद का आदमी है, जो केवल सुपरविजन का ड्यूटी करेगा, जो मैनेजर द्वारा अपॉइंट होगा, ठीक है, जिसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो या ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, उसी को हम लोग ओवरमैन बोलेंगे। तो कोई सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर भी अगर ओवरमैन बना हुआ है तो कोई गलत नहीं है, ओवरमैन के लिए एलिजिबल है, भर सकते, ठीक है। तुम देखना जब ओवरमैन का पद निकलता है तो उसमें क्या होता है, सेकंड क्लास वाले लोग एलिजिबल होते हैं, उसमें सेकंड क्लास के भी लोग फॉर्म भरते हैं, डालते हैं, तो कारण ये कि सेकंड क्लास वाले भी अधिकारी उसमें जा सकते हैं। पर माइनिंग सरदार में भी होता है, नो डाउट, माइनिंग सरदार के लिए होता है। परमिटेड एक्सप्लोसिव मींस द एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर बाय सच फर्म, ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ बाय चीफ इंस्पेक्टर, जो चीफ इंस्पेक्टर चाहे उसी के अनुसार बनाए, दैट इज कॉल्ड परमिटेड एक्सप्लोसिव। कभी पूछे कि जो परमिटेड एक्सप्लोसिव किसके द्वारा बारूद अनुमोदित होता है, तो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा। फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई द जनरल और द स्पेशल ऑर्डर, जीजीएमएस चाहे तो उसको समय समय पे उसको बदलाव कर सकते हैं कि नहीं, आपको इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना ही देना है, आपको जो पोटेशियम नाइट्रेट इतना ही देना है, उस हिसाब से स्पेसिफाइड करेगी वही। पाइपलाइन मींस पाइपलाइंस लेट बीइंग द यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द पंपिंग और सप्लाई ऑफ वाटर, पंपिंग के लिए हो सकता है, वाटर सप्लाई के लिए हो सकता है, सैंड स्टोइंग के लिए हो सकता है, फिलिंग मटेरियल के लिए हो सकता है, ठीक है, सैंड स्टोइंग के लिए, नाइट्रोजन फ्लशिंग के लिए हो सकता है, और अदर पर्पस इंक्लूडिंग द कोल माइन मीथेन, अबंडेंट माइन मीथेन, कोल माइन मीथेन के लिए हो सकता है, अबंडेंट माइन मीथेन के लिए हो सकता है, सबका सब हम लोग पाइपलाइन ही बोलेंगे, जो पाइप बिछा हुआ है किसी भी पर्पस के लिए माइंस एरिया में, सबका सब पाइपलाइन कहलाएगा। प्रिंसिपल ऑफिशियल मींस, अक्सर पूछते हो कि सर प्रिंसिपल ऑफिशियल, अक्सर पढ़ते हैं हम लोग सीएमआर में, माइंस एक्ट में, कि अगर जैसे हम लोग का जो प्लान होता है, इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान, आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत सारा बच्चों को एग्जाम क्लास अभी खत्म हो रहा है, उन लोग को सब पढ़ाने का मौका नहीं मिला है, कारण ये कि सिलेबस का बहुत सारा पार्ट अभी भी कंप्लीट है। तो एक होता है इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें किसकी क्या ड्यूटी है, कैसे पता चलेगा, तो इसी के लिए एक प्लान बनाया था, इसका नाम है इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान। उस प्लान में क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति का जिम्मेवारी दायित्व फिक्स किया जाता है, इस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, इस व्यक्ति का दायित्व ये होगा, इस व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा। अब मान लीजिए किसी कारणवश, तो वो प्लान एग्जीक्यूट करने का पावर होता है या तो मैनेजर के पास या फिर प्रिंसिपल ऑफिशियल के पास, जो वहां पर मौजूद है, सीनियर मोस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफिशियल वहां लिखा है, इसका मतलब क्या होता है वही समझाएगा।
उसमें क्या है ना, जैसे इमेजिन करो, जैसे मान लो तुमको पता है कि ये होने से हमको क्या करना, घर में हर किसी व्यक्ति का दायित्व पता है, तो जल्दी हम लोग क्या करेंगे, उस पे तुम्हारा क्या करेंगे, एक्शन लेके उसको हम लोग उसको जल्दी इलाज करवा पाएंगे, इलाज दे पाएंगे। जैसे मान लो एक माइंस में एक्सीडेंट हुआ, थोड़े शॉर्ट, अच्छा मजेदार चीज है। माइंस में एक एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति घायल हुआ, चोट लगा, सर में चोट लगा, तब या फिर मान लो सड़क पे एक्सीडेंट, तो कोई आदमी आया, आदमी बोला अरे इसको ले चलते हॉस्पिटल, दूसरा आदमी बोला अरे पुलिस को पहले फोन, तीसरा आदमी बोला अरे इसको पहले ही करो, चौथा आदमी कुछ और बोल दिया इसका घर वाला फोन करते, अरे ये तो यही रहता है, अरे ये तो यहाँ था। तो तुम्हारा क्या होगा, डिसीजन में गड़बड़। तो इस तरह से देखा गया कि एक्सीडेंट में ना सब चीज डिसीजन डिसीजन डिसीजन। अब पता चलता है कोई बोल दिया पुलिस को फोन कर दिया गया है, पुलिस को फोन करो, उसको लगा पुलिस को फोन हो गया, पता चला कोई पुलिस को फोन ही नहीं किया, और उसका बॉडी उसी तरह पड़ पड़ के तड़प तड़प के मरे। तो ऐसा घटना घटता है। तो माइंस में इस तरह का घटना ना हो, इसलिए शुरू से एक प्लान तैयार किया गया है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि अगर कभी एक्सीडेंट हो तो तुरंत, या कोई भी डिजास्टर या कुछ भी घटना घटे तो सबको एक्टिव हो जाना है, किस तरह से, किसका क्या ड्यूटी है, सबको बता दिया गया है। जैसे उसमें मैनेजर का ड्यूटी फिक्स है, वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी फिक्स है, सरदार का ड्यूटी फिक्स है, ओवरमैन का ड्यूटी फिक्स है, जो हाजिरी बाबू उसका ड्यूटी फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से सबका ड्यूटी को लिखित तौर पे दे दिया था कि आपको ये करना है। उस टाइम कोई भी व्यक्ति मान लो हाजिरी बना रहा है, उसको छोड़ के वही काम करना है। जब इमरजेंसी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो कोई व्यक्ति कुछ भी काम करे, खाना खा रहा तो खाना छोड़ के उसको वही काम करना, वो बाध्य है उस काम को करने, क्योंकि इमरजेंसी लगा है, उसमें सारा काम को छोड़ के लगाना। तो ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हम लोग कभी इस पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, प्लान में क्या क्या होता है नहीं होता है। हमारा माइंस का बना हुआ है, उसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल था उसको बनाने में, कि कैसे कैसे कहा क्या था, कुछ चीजों को चेंज करना पड़ा, बाद में बनाया गया था, फिर उसमें चेंजेस वगैरह हुआ बहुत सारा, तो वो बना हुआ है, मैं तुमको कभी उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा क्या होता है। तो ये बेसिक बात हो गई, ठीक है, मतलब मेन होता है इसमें सबका ड्यूटी। तो उसमें क्या होता है, अगर मैनेजर ही उसको एग्जीक्यूट करता है, मैनेजर नहीं तो प्रिंसिपल ऑफिशियल, वहीं पे प्रिंसिपल ऑफिशियल का दिखता है, मतलब बोल रहा है क्या, मीन्स द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ऑन ड्यूटी इन द माइन। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सीनियर ऑफिशियल है, ठीक है, उस समय ड्यूटी में मौजूद, वो सारा का सारा किसमें आएगा, ऑफिशियल में आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइन ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट डाउट तो नहीं है, ठीक है ना बाबू, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो आप 5-10 मिनट और लाइन खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्या, पब्लिक रोड। पब्लिक रोड का मतलब क्या होता है, मीन्स ए रोड मेंटेन फॉर द पब्लिक यूज और अदर, ठीक है, ठीक है, जुडिडिक्शन ऑफ ऑफ एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी के बारे में हो, तो लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड रोड, जैसे पीडब्ल्यूडी का रोड होता है ना, फिर जैसे झारखंड सरकार का रोड होता है, वेस्ट बंगाल सरकार का रोड होता है, तो सारा का सारा पब्लिक रोड में आएगा, जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वार्टर। क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर किसी के लिए। तो क्वार्टर का मतलब 3 महीना का पीरियड होता है, 3 महीना होता है, कभी कभी तुम लोग 4 महीना मार दो, मैं लिख के देता हूँ, बहुत बच्चा 4 महीना मार दो। जैसे सप्ताह कितना दिन का होता है, सप्ताह में 6 दिन का मारे होगे, सप्ताह में अगर कोई बच्चा 6 दिन का आंसर मार सकता है, तो स्वाभाविक सा बात है क्वार्टर में 3 महीने की जगह 4 महीने, 3 महीने की जगह 4 महीना मारना भी स्वाभाविक है। तो क्वार्टर जो होता है 3-3 महीने का 4 बार आता है ना, 3-3 महीने का ड्यूरेशन होता है और 4 बार आती है। ये खत्म कब होता है, एंड ऑन मार्च, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, ये 4 डेट को याद रखना। इसका 1 मार्च से 31 माफ करना, 1 जनवरी से 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से 30 जून, ठीक है, फिर 1 जून से 30 सितंबर, और फिर हमारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये पीरियड होता है तुम्हारे इसका। रेलवे मीन्स क्या होता है, रेलवे इज डिफाइंड एज द रेलवे एक्ट 1989। ठीक है, तो रेलवे एक्ट भी तुमको याद रखना होगा, 1989 का ये पीरियड है। एक्सप्लोसिव एक्ट 8084 था, उस तरह रेलवे एक्ट कितना है, 1989 का एक्ट के अंतर्गत आता है। रीजनल इंस्पेक्टर मीन्स द इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हैविंग द जुरिडिक्शन ओवर ए जूलॉजिकल एरिया इन विच द माइन इज सिचुएटेड एंड ओवर विच द एक्सरसाइज हिज पावर अंडर द एक्ट। तो अंडर एक्ट में सेक्शन 22 के अंतर्गत जो पावर मिला हुआ है, वो सारा का सारा पावर वो लगा सकता है, माइंस में इंस्पेक्शन वो कर सकता है। ये सारा बात बोला गया ना, माइंस एक्ट में दिया गया ना, माइंस एक्ट में दिया गया ना। माइंस एक्ट में कौन सा सेक्शन में बोला है कि जो डीजीएमएस है कहीं पर भी जाके इंस्पेक्शन कर सकते, कौन सा है बाबू, कौन सा है, सेक्शन कितना में है, सेक्शन कितना में कि डीजीएमएस कहीं पे जाके इंस्पेक्शन कर, सेक्शन 22 है, 22 है, और क्या है। तो ये जो एक्ट में जो पावर दिया कि डीजीएमएस का इंस्पेक्शन, डीजीएमएस द्वारा जांच, ये डीजीएमएस के बारे में पावर, वो सारा चीज, और वो क्या है, वो जूलॉजिकल रीजन होगा, जूलॉजिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड किया जाए, ये एरिया इतना इनका है, ये एरिया इतना इनका है। जूलॉजी अंडरग्राउंड को देख के नहीं, सरफेस को देख के, जूलॉजी स्ट्रक्चर को देखते हुए इस तरह से एरिया को डिवाइड किया जाता है। जूलॉजी वर्ड याद रखना, इस हिसाब से डिवाइड किया गया। रिवर मींस एनी, देखो एनी स्ट्रीम,
स्ट्रीम मतलब पानी का धार, ठीक है, और करंट ऑफ वाटर, जहाँ पानी बह रहा है, स्ट्रीम हो सकता है पतला, ठीक है, कोई पानी बह रहा है उसको, वेदर द सीजनल और प्रीनियल, सीजनल मतलब हो सकता है कि पूरा कभी-कभी 6 महीना जब बारिश होता है तब बहता है, या फिर जैसे होता है ना बहुत सारा आस-पास भी तुम देखते हो कि बारिश का मौसम में से एक तो या फिर पतला सा धार हमेशा बहता है, और नॉर्मली क्या हो सूखा होने लगे, ऐसा होता है बहुत जगह। तो सारा का सारा तुम्हारा रिवर के ही तुम्हारा डेफिनेशन में आएगा, एंड इंक्लूड इट्स बैंक, ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू द हाईएस्ट नोन एज फ्लड लेवल। तो इसका जो बैंक जहां तक जाता है, जितना दूर तक इसका किनारा पहुंच गया, जितना हाइट तक, वही वाला इसका हाईएस्ट फ्लड लेवल तक आएगा, चाहे वो रिवर हो, कोई भी चीज का पानी बहता हुआ हो, सारा चीज उसी में हम लोग काउंट करेंगे। तो रिवर का मतलब मत सोचना दामोदर रिवर है तो ही रिवर कहलाएगा। अगर कोई ज्वार, कोई नाला या फिर कोई पानी का स्रोत आपके आसपास का नाम माइंस के आसपास से बह रहा है, वो भी इसी रेस्ट में आएगा, इसी पार्ट में आएगा, इसी जोन में डिफाइन करेगा, ठीक है, सीजनल हो या ना हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, रिस्क, अच्छा रिस्क के बारे में क्या, रिस्क कंबाइन द लाइक्लीहुड ऑफ द स्पेसिफाइड स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस। देखो थोड़ा टर्म को अलग तरह का डिफाइन किया गया, मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अनवांटेड इवेंट, जैसे तुम नहीं सोचा था कि ये होगा, कोई भी अनवांटेड इवेंट जो सोच विचार में नहीं था, वही तो है जो हो सकता है या होने का संभावना है, उस सब चीज को रिस्क बोले, ठीक है, जिसमें क्या है, इट्स द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस। उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ, मान लो अनवांटेड इवेंट, जैसे मान लो तुम बाइक से जा रहे थे, अचानक पैर तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, पैर तुम्हारे गियर में फंस गया, ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरा जूता का लेस गियर जिसमें गियर लगा था उसमें फंस गया। तो ऐसा होता है कभी भी घटना। तो वो जो चीजें होती है ना जो अनवांटेड है, जिसके बारे में तुम सोच नहीं रहे हो, जो हो नहीं रहा है, जिसको होने की संभावना है, ये हो नहीं गया, होने की संभावना है, जिससे हो सकता है, उस सब का सब रिस्क में आएगा। जिससे एक पोटेंशियल खतरा है किसी तरह का, सबका सब रिस्क में काउंट है। रोडवे मतलब क्या होता है, रोडवे मींस द एनी पार्ट और पैसेज और गैलरी बिलो, ठीक है, ग्राउंड विच मेंटेन इन द कनेक्शन विद द वर्किंग इन द माइन। तो कोई भी ऐसा रोड, कोई भी गैलरी जो पैसेज जो माइंस के साथ वर्किंग के साथ जुड़ा हो, सबका सब रोडवे में आएगा। शेड्यूल में शेड्यूल, ठीक है, अपेंडेड दिस रेगुलेशन मींस द शेड्यूल, ठीक है, अपेंडेड ऑफ दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन में जो शेड्यूल दिया गया उसी के बारे में। शाफ्ट मींस पता ही है, ए वे ऑफ द ओपनिंग लीडिंग फ्रॉम द सरफेस टू द वर्किंग बिलो ग्राउंड से रिलेटेड जो जुड़ता है, ठीक, उसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। इन विच ए केज और अदर मींस द कन्वेयर ट्रैवल फ्रीली सस्पेंडेड, जिसमें से केज वगैरह जाती है, उसको बोलेंगे। शॉर्ट फायर मींस द शॉर्ट फायर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 19। देखो पूछता है अक्सर कि शॉर्ट फायर की नियुक्ति किस रेगुलेशन के अंतर्गत होता है, ऐसा सीएमआर में आता है ना, इसका मतलब वहां से नहीं पूछ रहा, वो डेफिनेशन का ही पार्ट, इसलिए वहां से। तो रेगुलेशन का डेफिनेशन मतलब बहुत कुछ, तो 190 के तहत होता है, ये साफ साफ यहीं पे पता चल रहा है। नेक्स्ट, सॉकेट मींस ए सॉकेट होल और द ब्लास्ट होल और ए पार्ट देयरऑफ रिमेनिंग आफ्टर द बीइंग चार्ज, ठीक है, विथ एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्ट। नेक्स्ट, एंड विच नॉट नोन टू बी द मिसफायर्ड। देखो सबसे बड़ा बात है, अक्सर हम लोग पूछते हैं ना कि सॉकेट को क्या मिसफायर बोलेंगे, तो नहीं, सॉकेट मिसफायर नहीं होता। ब्लास्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होल का बचा उसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट, बट इट इज नॉट ए मिसफायर होल, इसको मिसफायर के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट नोन टू बी ए मिसफायर, इसको मिसफायर नहीं बोला जा सकता। सप्लायर मींस एन इंडिविजुअल एसोसिएशन, वही है कंपनी इंस्टीट्यूट जो क्या करती है, कोई माइन से उससे पार्ट को सप्लाई करती है। जैसे मैन्युफैक्चर का डेफिनेशन था, सेम सप्लायर का भी है, क्योंकि सारे के सारे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चर, सप्लायर, तीनों का डेफिनेशन एक ही होगा, क्योंकि तीनों आउटसोर्सिंग का पार्ट। टब मतलब क्या, इंक्लूड्स द वैगन, कार, ट्रक, ठीक है, और अदर व्हीकल मूविंग ऑन रेल, जो रेल के ऊपर मूव करता है, सारा का सारा चीज टब में काउंटिंग है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मींस द सच पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मींस द सच पार्ट ऑफ द माइंस बिलो ग्राउंड एज हैज ए इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे, ठीक है, फिर क्या है, कमेंसिंग फ्रॉम ए माइन इनटेक एयरवे, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट रिटर्न, जिसका इंडिपेंडेंट इनटेक हो, इंडिपेंडेंट रिटर्न हो, ठीक है, उसको हम लोग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग एट द माइन return airway, and in case of the mines their part which is the ventilated by natural means, जो नेचुरली वेंटिलेटेड व्यू इसमें आएगा। मतलब सिंपल बात है कि जिसका इंडिपेंडेंट इनटेक और रिटर्न होगा, सबका सब मेरा क्या होगा, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में आएगा। वर्किंग मींस द एक्सकेवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च और ऑब्टेन गोल्ड, कल ही बताया था कि जहां से मेरा वर्किंग का मतलब जहां से तुम मिनरल एक्सट्रैक्ट करो, सर्च करो, वर्किंग में आएगा। और वर्किंग प्लेस मतलब एनी प्लेस इन ए माइन which any person lawfully access, जहां पर कोई व्यक्ति कानूनतः जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वर्किंग प्लेस बोलेंगे। Word and the expression used in this regulation and not defined there but the defined in the act shall have to be meaning effectively associated with। तो एक्ट में भी कुछ ऐसा डेफिनेशन दिया हुआ है जिसके साथ ऐड होगा, ठीक है।
तो मोटा मोटी जो मेरा बात था एकदम टाइम देख लो परफेक्ट 8 बजे मैं बोला था 8:01 हो रहा है मेरा पूरा का पूरा खत्म। यही वाला अगर एसएमपी जो प्रिंसिपल ऑफिशियल और जो माइनस जो तुम्हारा है ना रिस्पांस प्लान पे इमरजेंसी रिस्पांस प्लान पे अगर डिस्कशन नहीं करते तो 8 बजे ही खत्म होता। फिर पूरा का पूरा डेफिनेशंस का पार्ट खत्म हो चुका है तो 4 डिस्कशन के साथ हम लोग क्या करेंगे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे तो बच्चों लोग को ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिमांड जो कोई भी एग्जाम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ठीक है ये अच्छा एक बात और मैं समझा देता हूँ जैसे अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कस इधर उधर का पार्ट हम लोग कवर करेंगे इसके बाद हम लोग 14 तारीख के बाद से हम लोग थ्रू आउट अपना सिलेबस को कवर करेंगे सिलेबस का पार्ट में हो जाएंगे सिलेबस को पढ़ेंगे ठीक है सारा का सारा हम लोग सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई बच्चा है जिसका स्पेशली डिमांड हो कि सर हाँ ये चैप्टर पहले पढ़ा दे एक बच्चा कॉलेज कॉलेज कर रहा था कॉलेज से डिवाइस उसको कॉलेज के साथ पढ़ना ज्यादा अच्छा है ज्यादा मजेदार चीज है माइंस का सुपीरियर ऑफिसर कोई भी सुपीरियर जैसे वेंटिलेशन ऑफिसर हो सकता है कोई सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है हाँ एचईएमएम के ऊपर आ रहा है और इसके ऊपर आ रहा है इसके ऊपर ठीक है बाबू ठीक है मैं समझ ठीक है मशीनरीज और एचईएमएम बार बार मशीनरीज के ऊपर एक पॉइंट बन रहा है कि सब मशीनरी मशीनरी के ऊपर बन रहा है तो एक काम करता हूँ थोड़ा मशीनरी से रिलेटेड डिस्कशन इस चीज के ऊपर थोड़ा कंसिडर करते हैं मैं नोट्स लेकर आता हूँ अपना आज ही मैं उसको मशीनरी वाला पार्ट को देख रहा था मशीनरी से ऊपर जो होता है उस चीज को पार्ट को मैं थोड़ा कवर करने का प्रयास करता हूँ ठीक है आज का सेशन में जो कि इम्पोर्टेंट जिसको पता हो वो आंसर करेंगे जिसको नहीं पता हो वो क्या करेंगे वो उनका लिखेंगे उसको नोट डाउन करेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चंस का मैंने कुछ दिन पहले बनाया था पिछले बार एग्जाम में बनाया था लगभग लगभग सारे एग्जाम में आए थे सब ठीक है इसी को मैं कवर कर लाता हूँ ठीक है सारा पार्ट इसी और क्या कुछ बोल रहा था बच्चा एक्सप्लोरेशन मतलब जहां से निकालते हैं हम लोग ठीक है ओपन कास्ट कौन ओपन कास्ट करा अरे ओपन कास्ट पढ़ाया जा चुका है क्लासेस में ओपन कास्ट के ऊपर रिवीजन होगा वो जो ओपन कास्ट है ना देखो जैसे आप प्रीवियस क्लास में हम लोग रिवीजन किए थे ना तो ओपन कास्ट के ऊपर काफी डिटेल्स में हर एक बात डायग्राम बना बना के पढ़ाया गया है लगभग लगभग 1 महीना का क्लास है ओपन कास्ट के ऊपर अगर हम ओपन कास्ट फिर से पढ़ाएंगे तो इट विल टेक तो 1 मंथ 1 महीना मेरे पास ओपन कास्ट पढ़ोगे 1 महीना लगेगा उतना समय नहीं है 1 महीना पढ़ाने के लिए तो जो ओपन कास्ट के ऊपर हो गया वो हम लोग पढ़ाएंगे ठीक है शॉर्ट में शॉर्ट में तो चल ही रहा है बेंच फेलियर ठीक है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में एक बार पढ़ा दीजिएगा सर डस्ट फायर इनंडेशन तो वैसा कुछ छूटा देखो जो तुम अब लोग बात बोल रहे हो ना अभी रिलेवेंट बात कर रहे हो मतलब अविश्वसनीय तरीके से बात पहली बात तो सवाल जो पूछोगे अपना टॉपिक वाइज पूछो अच्छा रहेगा जैसे मैं जब एक टॉपिक मैंने कहा कि जैसे कि एक फायर डस्ट इनंडेशन के ऊपर क्लास होने वाला है आपका कोर्स का ही पार्ट है मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा और 14 जनवरी का टारगेट नहीं लिया कि मुझे उतना दिन के अंदर पहले खत्म करना है। मेरा 10 तारीख का टारगेट है फिर बात ही नहीं बनता है अब चूंकि बच्चे लोग एग्जाम में ओपन कास्ट में से नहीं उन लोग का पार्ट है डस्ट फायर इनंडेशन के ऊपर क्लास में बहुत बार डिस्कशन हुआ है छोटा मोटा मुश्किल क्वेश्चन लेकर मैं हमेशा आया हूँ डस्ट के ऊपर तो हर एक पार्ट को कवर फायर के ऊपर भी लगभग लगभग पार्ट खत्म कर दी केवल ग्राम्स रेशियो वाला बाकी रहा तो उस चीज को नोट्स बना के तुम उसको नोट डाउन करके सुन के लिख के तुम कर सकते ठीक है नहीं वैसा नहीं कि नहीं हुआ है ना हर एक चीज को कवर करवाएगा क्लास में जो बच्चा इंटरेस्टिंग ढंग से किया हुआ हो जाएगा ठीक है जो छूटा हुआ है वो करवा दीजिए सबसे पहले देखो मैं समझा देता हूँ बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने से मेरा तुम्हारा कुछ लाभ है नहीं पहले ध्यान से सुनो मैं पढ़ाऊंगा कैसे उस बात को अच्छा समझे पहली बात जितना टॉपिक मेरा सिलेबस का एक पार्ट दिया हुआ था आप लोग को उसमें जो जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको मैं लिख के रखा हूँ पहले उसको कवर करवाऊंगा अपना सिलेबस का पार्ट उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको खत्म करूंगा अब सवाल बचता है उसमें छूटा हुआ है क्या सर देखो तुम्हारा छूटा हुआ जो टॉपिक में मैं बता देता हूँ ठीक है तुम्हारा छूटा हुआ टॉपिक में है सारा का सारा बात सुन लो धैर्य से सुन लो ठीक है अभी एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हो इसलिए धैर्य से सुनो सभी बच्चे धैर्य से सुने जो भी पढ़ाने वाला बहुत बच्चों को पता नहीं कि सर क्या पढ़ाने वाला है लिख लो अच्छा से लिख लो तुम लोग भूल जाता है उसको फोटो भी खींच के एक बार भेजा गया है ठीक है फोटो खींच के भेजा गया है ना उसको लिख लो अगर तुम लोग याद वाद नहीं रहता देखो इसमें तुम्हारा है अभी हैजर्ड्स बाकी है इसमें डस्ट फायर इनंडेशन है अंडरग्राउंड ओपन कास्ट मशीनरी का पार्ट बाकी है लाइट बाकी है रेस्क्यू रूल बाकी है व्यू रूल बाकी है नोटिस बाकी है ओपे बाइंडिंग का पार्ट छोटा सा छूटा हुआ है तुम्हारा ग्रेड ऑफ पोल जिससे डिफरेंट ग्रेड होता है ना इंफ्रा ग्रेड वगैरह जो होता है वो सारा का सारा टाइप्स ऑफ पोल होगा फॉर्मूला वाला एक चैप्टर इसमें हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करेंगे जूलॉजी छूटा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेटर्स छूटा हुआ है मीथेन एक्सट्रैक्शन छूटा हुआ है नोट्स 2.1 का कुछ पार्ट है और सीएमआर नंबर का कुछ पार्ट
ये सारा पार्ट छूटा हुआ है जो मुझे करवाना है और ये क्लास में होगी, अच्छे से होगा। और इसमें एक चीज़ मैं लिखा ही नहीं, कॉलेज। कॉलेज तो कोई बोला ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन शायद लिखा हूँ या कॉलेज में छूटा हुआ है। तो कॉलेज एक चीज़ छूटा हुआ है, जो मेरा लिखा हुआ नहीं है, तो कॉलेज एक छूटा हुआ है। ठीक है? तो ये सारा पार्ट मैं करवाने वाला हूँ, डोंट वरी। और ये सारा का सारा चैप्टर होगा, टॉपिक वाइज़ ही होगा, जैसे आप पहले क्लास करते थे, उसी तरह से होगा। बट कब? 14 तारीख के बाद, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, पहले उन लोग को पढ़ाने दो। 12-14 तारीख को ये लोग निकल जाएगा, 4 दिन का बात है, 4 दिन का अभी लोग 4 दिन के लिए है। उसके बाद फिर ये लोग जो क्लास होगा, उसी के अनुसार होगा। और ये जो टॉपिक आप कर रहे हो, दिस टॉपिक इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर व्हाट? योर तुम्हारा किसका? एनसीएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से सुनना हर एक बात। इसको नोट्स के तौर पे लिखने का प्रयास करना, नॉट कि सर हम सर हवा-हवा में ले रहे हैं। हर एक चीज़ के ऊपर कवर करूँगा, जितना भी डिस्कशंस होगा सारी चीज़ों को नोट करना, जितना इम्पोर्टेंट है सारा मतलब ओपन कास्ट मैसनरी पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं आज का क्लास में। हेडिंग दे दो, ओपन कास्ट मैसनरी, ठीक है? मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवाऊँगा, इसको करने का प्रयास, ठीक है? चलो, तो